नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप तमाम देखने वालों को ईद कुर्बान का पहला दिन आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी और ईद कुर्बान का आज का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़बरों पे आने से पहले हम बात करेंगे, आज चूँकि 28 मई है, यौम तकबीर का दिन है, तो आप नाज़रीन की इजाज़त से 28 मई भारतीय ख़तरा और पाकिस्तान हाई अलर्ट, इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद अडयाला से जो बड़ी ख़बर है उनकी तफसीलात पे बात करेंगे और ईरान अमेरिका तनाज़े को लेके जो दोनों ममालिक में मज़ीद झड़पें हुई हैं, उन झड़पों के नतीजे में जो जंग के बादल गहरे हुए और ख़ित्ता फिर क्यों ख़तरे में नज़र आ रहा है, फिर इन तफसीलात से भी आप देखने वालों को आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज 28 मई यौम तकबीर, पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो हैं आज 28 मई यौम तकबीर के दिन पर फ़ख्र कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मार्का है पाकिस्तान का, एक ऐसा कारनामा है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का, जिसने पाकिस्तान के दिफा को हमेशा हमेशा के लिए नाकाबिले तस्ख़ीर बना दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहूँगा कि जब 11 मई 1998 को भारत की जानिब से एटमी धमाके किए गए, तो उन एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई यानी जवाबी एटमी धमाकों पर डट गया। अब उसमें एक सवाल हो सकता है कि पाकिस्तान ने तो 17 दिन लिए एटमी धमाकों का जवाब देने के लिए। डेफिनेटली ऐसा ही है, लेकिन उसकी वजह यह थी कि भारत ने जो हमले 11 मई को किए, अपनी पूरी तैयारी के साथ उसका नफ़ा नुकसान सोच के भारत ने 11 मई को ये हमले कर दिए। लेकिन ये एटमी धमाके करने से पहले भारत ने इस सारे मामले को दुनिया से खुफिया रखा। लेकिन जब भारत ने हमला कर दिया तो अब पाकिस्तान को जवाब देना ही देना था। तो ये जो 17 दिन लगे, इसमें भी नफ़ा नुकसान के ऊपर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने गौर किया। लेकिन इस दौरान भी ये जो 11 मई से लेके 28 मई तक का जो अरसा था, ये कह दिया गया था मुतलका लोगों को, मुतलका अथॉरिटीज़ को, कि आप धमाकों की तैयारी करें, भारत के एटमी धमाकों के जवाब की तैयारी करें। और इस दौरान आपने ख़ुद विटनेस किया कि सफारतकारी के ज़रिए पाकिस्तान को इन एटमी धमाकों से जवाब देने से रोकने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन जो ख़तरा था, एटमी धमाकों के जवाब की जब तैयारी की जा रही थी, जब मुतलका साजो सामान को, मुतलका माहिरीन को उस जगह पे पहुंचाया जा रहा था जहां पे ये एटमी धमाकों किए जाने थे, तो इस दौरान इतलात ये आ रही थी कि भारत इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान को इन एटमी धमाकों से रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि जहां सफारती महाज पर पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की जा रही थी, वहीं अस्करी हथकंडों से भी पाकिस्तान को डराना शुरू कर दिया गया था। जैसे मैंने कहा कि भारत इसराइल के साथ मिलके, ख़बर ये थी, इतलात ये थी कि पाकिस्तान को धमाके करने से रोकने की कोशिश करेगा। और ख़बर ये भी आई कि इसराइली जदीद लड़ाका तैयारे जो हैं वो भारत पहुंच चुके हैं। और इतलात ये भी थी कि अमेरिकी बहरिया के जो जहाज़ हैं, जो उन बहरी बेड़ों पर जो एयर कैरियर्स हैं, वो पाकिस्तान के साहिल के अतराफ़ में वहाँ पर घूम रहे थे। एयर कैरियर्स जो है वो परवाज़ें कर रहे थे, पाकिस्तान की कड़ी निगरानी की जा रही थी। तो इन हालात में पाकिस्तान ने अपने ज़मीनी
और फ़िज़ाई दिफा को मजबूत किया, उसको तश्कील दिया कि एटमी धमाकों के जवाब की सूरत में अगर कोई ज़मीनी हमला भारत की तरफ से होता है, कोई फ़िज़ाई हमला किया जाता है, तो इस सूरत में मजबूत दफ़ा तश्कील दिया गया ताकि उन हमलों का जवाब दिया जाए। और ये ज़िम्मेदारी भी, जैसे मार्का हक में पाकिस्तान की पूरी अफ़वाज लड़ी, लेकिन जो कारनामा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सर अंजाम दिया, भारतीय लड़ाका त्यारे मार गिराए, तब भी पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की गई। जो साजो सामान मुंतकिल किया गया रेलेवेंट स्पॉट पे, जो एक्सपर्ट्स को रेलेवेंट स्पॉट पे मुंतकिल किया गया, उसकी ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान की एयरफोर्स को सौंपी गई थी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 28 मई को जब एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर हो गया। और इसमें जैसे मैंने कि आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को भी क्रेडिट जाता है, पूरा क्रेडिट जाता है। क्यों जाता है? कि पाकिस्तान में हुकूमतें तो बनती रहीं, गिरती रहीं, लेकिन इस नुक्ते पे कि एटम बम बनाना है, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है, इस पर तमाम क़यादतों का, चाहे उसका फ़ौज के साथ ताल्लुक़ था, चाहे सियासतदानों के साथ ताल्लुक़ था, इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ रहा। इस पर किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं हुआ। आज आप देखें कि 28 मई यौम तकबीर एटमी धमाकों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। इस कारनामे के बाद दुश्मन के दांत खट्टे हो चुके हैं। और अगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा किया है तो 1998 के बाद तो पहली अगर बराह रास्त अगर जंग हुई है पाकिस्तान और भारत की, तो ये मई 2025 में हुई है, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी तब दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान का इंतखाब किया दिफाई मुआहदे के लिए। तो ये पाकिस्तान पर अल्लाह ताला की रहमत है। ये एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान की रेड लाइन है। तो इस पे हमें जितना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कम है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, और ये जो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बयान की है ना, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अज़ीज़ साहब हैं, उनकी किताब ये खामोशी कहाँ तक, उसमें ये बातें लिखी गई कि जब एटमी धमाके करने थे तो किस नौयत के ख़तरात भारत की तरफ से लाहक थे, जिस पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट था। ये उनकी किताब में से मैंने आपके साथ ये हिस्ट्री शेयर की है। अब इमरान खान साहब, अडयाला जेल, अहम मुलाकात, इस पे हम बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कल बुध के दिन ईद हुई, मंगल मुलाकातों का दिन था, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, कोई मुलाकात के लिए पहुंचा भी नहीं। लेकिन इमरान खान साहब की अडयाला में बुशरा बीबी साहबा के साथ ज़रूर मुलाकात हुई। बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाई गई, लेकिन जो एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था अब तक की इतलात के मुताबिक, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके नॉलेज में है कि बैरिस्टर गौर साहब के घर पे मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई, उसमें सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई, यानी तीनों की इकट्ठे मुलाकात हुई। और ये 14 मई को गालिबन मुलाकात हुई, जिसके बाद बुशरा बीबी साहबा की बेटियों की उनके साथ मुलाकात हुई। यानी एक रुकावट जो है वो ख़त्म हो गई कि वालदा की, बुशरा बीबी साहबा की बेटियों से मुलाकात करवा दी गई। उसके बाद जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम की मुलाकात करवाई जाएगी, वो ईद कुर्बान पे भी हो सकती है, ईद कुर्बान के बाद 2 जून को भी करवाई जा सकती है। तो ईद कुर्बान पे तो मुलाकात नहीं हुई, अब तक की इतलात के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता ये ज़रूर एक उड़ती छोड़ी गई है कि मंगल के दिन कोई हाई अलर्ट हुआ, 1.5 घंटे तक हाई अलर्ट जारी रहा, जो शिफ्ट थी पुलिस वालों की वो शिफ्ट भी तब्दील नहीं की गई। लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी कि आया कि मंगल को वाकई अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात करवाई गई। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मंगल के दिन अडयाला के बाहर से बुशरा बीबी साहबा के अलावा किसी की अगर मुलाकात होती तो डेफिनेटली जो एक तासर बना हुआ है कि मौजूदा निज़ाम इमरान खान से मुलाकातों के रास्तों में रुकावट बना हुआ है, तो ये ख़बर ज़रूर सामने आती कि खान साहब के साथ मुलाकात करवाई गई है।
ये हाई अलर्ट अडयाला जेल के बाहर ईद कुर्बान से एक दिन पहले मंगल के दिन क्यों हुआ? उसकी कोई और भी वजह हो सकती है, कोई और हाई डेलीगेशन वहाँ पे पहुँचा होगा। ये हमारे सुफरा हजरात भी जाते रहते हैं जेलों में, उनके जो ममालिक के कैदी होते हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए, जिनको कौंसल रसाई मिलती है। तो देखते हैं, अभी तक तो किसी की मुलाकात बकरीद पे खान साहब के साथ नहीं हो सकी, लेकिन शायद आइंदा आने वाले दिनों में फैमिली में से किसी की मुलाकात जो है वो हो सके। अब ईद कुर्बान के पहले दिन खान साहब ईद नमाज भी खान साहब नहीं पढ़ सके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हज़ारों कैदी हैं अडयाला जेल में, उन्होंने ईद कुर्बान की नमाज अडयाला जेल की जामा मस्जिद में इमाम बारगाह में अदा की, लेकिन इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे, सिक्योरिटी कंसर्न्स की बुनियाद पे उन्हें उनके सेल तक महदूद रखा गया। यानी सेल के बाहर जो जगह है वहाँ से बाहर बैठ गए, लेकिन नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल सकी कि कोई सिक्योरिटी जो है वो इशू ना क्रिएट हो जाए। और ये पहली मर्तबा नहीं है, ईद उल फितर पे भी ऐसा हुआ था। पिछले 2 सालों से ही ऐसे चला आ रहा है कि खान साहब ईद नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकते सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका तनाज़े की। एक तो नाज़रीन जो झड़पें हुई हैं ईरान और अमेरिका के माबैन, इन झड़पों के दौरान भी जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, वो अभी भी ये कहते हैं कि मुआहदे से मुतल्लिक दोनों ममालिक के माबैन जो है वो मुस्बत पेशरफ्त हुई है। लेकिन जब सदर ट्रंप के बयान सुनते हैं तो एक बड़ा ही तज़ाद नज़र आता है। अब आप देखें कि अमेरिकी हुकाम की तरफ से जो कहा गया कि बंदर अब्बास पे ईरान के जो आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस थी उनको टारगेट किया गया, ड्रोन्स को मार गिराया गया, जिसके जवाब में पासदारान इनकलाब का ये रद्दअमल और जवाब सामने आया है कि अमेरिकी हमलों का जवाब दिया गया है। और उस रिएक्शन में खित्ते में जो एक अमेरिकी बेस है उसको टारगेट किया गया है। अब ईरान के पासदारान इनकलाब का ये बयान कि अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है जो कि खित्ते में मौजूद है, वो अमेरिकी बेस किस मुल्क में है इससे मुतल्लिक जो है वो कोई बात वाज़ेह नहीं की गई। लेकिन रूसी खबर रसा एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि एक अमेरिकी जहाज़ को भी अब्ने हुर्बस में ईरान की तरफ से ना सिर्फ रोका गया है बल्कि उसे पीछे हटने पे मजबूर किया गया है। ये रशियन खबर रसा एजेंसी की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि जब अमेरिकी जहाज़ अब्ने हुर्मस से आगे आया तो जो ईरानी बहरिया है उनकी तरफ से वार्निंग फायर शॉट्स किए गए, जिसके बाद अमेरिकी जहाज़ जो है वो पीछे जाने के लिए मजबूर हो गया। अब एक तरफ मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ मतलब पेशरफ्त हो रही है, दूसरी तरफ झड़पें चल रही हैं और इन झड़पों के नतीजे में कुवैत, लबनान और खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट भी हो चुका है। और इसके साथ साथ अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से ओमान को कहा गया कि अगर आपने हुर्मस में बहरी ट्रैफिक में उसने कोई मदाखलत की तो ओमान को भी तबाह कर देंगे। और वो ये कहते हैं कि आपने हुर्मस किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, आपने हुर्मस को सबके लिए खोला जाएगा। अब न जाने जो एक बातचीत तय हुई थी, मुफाहमत हो गई थी, उसके बाद इस किस्म के बयानात, इस किस्म की झड़पें जो हैं, इससे फिर दोबारा खित्ते पर जंग के बादल मंडला सकते हैं और खित्ता दोबारा ख़तरे में जा सकता है।